हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9वीं के हिंदी के गद्य खंड से धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक। दोस्तों, ठेले पर हिमालय यह एक यात्रा वृत्तांत श्रेणी का संस्मरणात्मक निबंध है और इसमें लेखक ने नैनीताल से कौशानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। इसमें लेखक ने जीवन के उच्च शिखरों तक पहुंचने का भी संदेश दिया है। दोस्तों, इस शीर्षक को अध्ययन करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस ठेले पर हिमालय शीर्षक को। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि ठेले पर हिमालय जो शीर्षक है वो खासा दिलचस्प। खासा दिलचस्प का अर्थ है काफ़ी अच्छा, खासा का अर्थ है काफ़ी अच्छा और दिलचस्प का अर्थ है मनोरंजक। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो ठेले पर हिमालय शीर्षक है वो काफ़ी अच्छा और मनोरंजक शीर्षक है। और यकीन कीजिए इस शीर्षक को ढूंढने में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगा या इसे ढूंढना मुझे बिल्कुल ही आसान था। बैठे बिठाए मिल गया। और लेखक कह रहा है कि ये शीर्षक मुझे बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए बर्फ वाला आया। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि अभी कल की ही बात है, एक पान की दुकान पर मैं बैठा था और मेरे एक उपन्यासकार गुरुजन मित्र बैठे थे और तभी वहाँ पर ठेले पर सिले लादे हुए एक बर्फ वाला आया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। और लेखक कह रहा है यहाँ पे कि जो ठेले पर बर्फ की सिले लादे हुए आया था वहाँ पे, वो जो बर्फ था वो काफ़ी चिकना था और चमकीला था और उस बर्फ से भापें उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि जो मेरे उपन्यासकार मित्र बैठे थे उनका जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वो क्षण भर के लिए उस बर्फ को ही देखने लगे। उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि जो उनके उपन्यासकार मित्र थे वे उस बर्फ की सिलों को देखकर खोए खोए से उसे देखने लगे और यह जो बर्फ़ है वह बर्फ़ को देखते हुए कहते हैं कि यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा बढ़ाती है, अर्थात यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। और लेखक कह रहा है कि उनकी इन बातों को सुनकर मेरे मन में ये शीर्षक कौंध गया। कौंधने का अर्थ है बिजली का चमकना। जैसे बिजली चमकता है ठीक उसी प्रकार यह शीर्षक ठेले पर हिमालय उनके मन में कौंध गया। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हो तो भाई इसे ले जाए और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडौल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजूद है। लेखक कह रहा है कि पर मैं ये सभी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ यदि आप कोई नए लेखक हो या कोई नए गीतकार हो चाहे कोई नए रचनाकार हो तो आप इस शीर्षक को ले जाएं और इस पर 200-400 पंक्तियाँ बेडौल का अर्थ है भद्दा या कुरूप और बेमेल बेतुकी का अर्थ है बेमेल या असंगत। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि बेडौल बेतुकी 200-400 पंक्तियाँ इस शीर्षक पर लिख डाले। शीर्षक मौजू है। मौजू का अर्थ होता है समाई हुई या स्थान, या ऐसे कहें कि इस शीर्षक का सही मायने में अर्थ ये होगा ठीक ठाक या उपयुक्त। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि ये जो शीर्षक है वो काफ़ी मौजू है या काफ़ी ठीक ठाक है या काफ़ी उपयुक्त है। लेखक आगे कहता है कि और अगर नई कविता से नाराज हो, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है। लेखक कह रहा है कि यदि अगर आप कोई नई कविता हो उससे नाराज हो या सुललित गीतकार हो तो भी
इस कविता में आप कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। इस बर्फ को डांटे उतारो आओ, ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो। ओ नए कवियों, ठेले पर लादो, पान की दुकानों पर बिको। ये सभी बातें उस समय लेखक के मन में चल रहा था, तो यही सब इसमें लिखा है लेखक ने। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तमाम बातें उस समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरजन मित्र को बताई भी। लेखक कह रहा है कि जैसे मैंने ऊपर पढ़ा कि ओ नए कवियों, ठेले पर लदो, पान की दुकानों पर बिको। ये तमाम बातें उस समय लेखक के मन में आ रही थी और ये सभी बातें अपने गुरजन मित्र को उस लेखक ने बताई भी। और उस लेखक के जो मित्र थे उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आगे देखते हैं। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ कहीं उनके मन को खरोच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जब मैंने ये सभी बातें अपने गुरजन मित्र को बताई तो वे इस बात पर हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह इस बर्फ जो है उनके मन पे खरोच गई है। अर्थात जो 50 मील दूर से ही बादलों के बीच में नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा देखी हो और चांद तारों से बात करते हुए भी देखा हो, अर्थात वो चांद तारों से भी बात करते हैं ऐसा देखा हो उन्होंने। चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है। अर्थात यहाँ पे लेखक के कहने का आशय यही है कि जो उनके गुरजन उपन्यासकार मित्र हैं वो हिमालय पर्वत को देखे हैं और उस पे जो जमी हुई बर्फ़ है उसको भी बहुत नज़दीक से इन्होंने देखा है और ये तमाम बातें इनको पता है। जो लेखक है यहाँ पे वो तो ये सभी बातें इसमें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने जो हिमालय है उस हिमालय की जो शिखर रेखा है शिखा है वो चांद तारों से बात करती है, उन्होंने ऐसा देखा है। और चांदनी में उजली बर्फ को धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते भी देखा है। और आगे कहते हैं उसके मन पर हिमालय की बर्फ एक ऐसी खरोच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है और मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखी है। लेखक अब कह रहा है कि जो उनके मन पर हिमालय की जो बर्फ़ है वह ऐसी खरोच छोड़ गई है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है, अर्थात दुखी करती है या याद दिलाती है। पर मैं जानता हूँ क्योंकि वह बर्फ़ मैंने भी देखा है। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो हिमालय पर्वत है और उस पर जो बर्फ़ जमी रहती है उसको मैंने भी देखा है और इस खरोच को, इस पीड़ा को मैं भी महसूस कर सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि सच बात ये है कि हम लोग सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से यानी बहुत नज़दीक से देखने के लिए और हम सभी लोग कौसानी गए थे। और आगे देखते हैं। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। अब लेखक कह रहा है कि हम लोग सबसे पहले कौसानी गए और कौसानी से नैनीताल गए और नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए हम लोग कोसी पहुँचे। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। अब लेखक यहाँ पे बोल रहा है कि कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा की तरफ जाती है और दूसरी कौसानी की तरफ।
कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। अब उस रास्ते के बारे में लेखक कह रहा है कि वह जो रास्ता है वो कितना कष्टदायी है और कितना सूखा और कितना कुरूप, अर्थात कुरूप का अर्थ मान लीजिए कि भद्दा या कितना बेरंग था वो रास्ता, इसी के बारे में बता रहा है। पानी की कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। लेखक कह रहा है कि वहाँ पर पानी की कोई नामो निशान भी नहीं थी और सूखे भूरे पहाड़ थे और हरियाली वहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफिरों को ऐसी हालत कर दी थी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। अब यहाँ पे लेखक बता रहा है कि ढालों को काट काट के, अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र पहाड़ को काट काट के और टेढ़े मेढ़े रास्ते बनाए गए थे और वही अल्मोड़े का रास्ता था। और अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह, नौसिखिया का अर्थ है जो अभी नया नया सीखा हुआ ड्राइवर था, वो गाड़ी को चला रहा था और उस लापरवाह ड्राइवर के चलाने से जो उस बस में बैठे हुए जितने भी मुसाफिर थे उन सभी की हालत ख़राब हो चुकी थी और कोसी पहुँचते पहुँचते सभी के चेहरे पीले भी पड़ चुके थे। कोसी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहाँ उतर गए। लेखक कह रहा है कि कोसी जाने वाले सिर्फ हम दो लोग थे और वहाँ उतर गए। लेखक एक अपने बारे में बता रहा है और एक अपने पत्नी के बारे में, क्योंकि लेखक अपने पत्नी को भी लेकर गया था। तो ध्यान रखेंगे इसमें। बस अल्मोड़ा चली गई और जो बस थी वो अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन की शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काट रहे थे। अब लेखक यहाँ पे बता रहा है कि जब बस अल्मोड़ा चली गई तब हम लोग वहाँ से उतरकर एक सामने की टीन की शेड थी। टीन की शेड का अर्थ है टीना जो खड़ा किया गया था वहाँ पे, उसकी जो छाया बन रही थी उसी के पास एक काठ की बेंच थी। हम लोग वहाँ पे बैठ के अपना वक्त काटने लगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। अब यहाँ पे लेखक बता रहा है कि तबीयत जो थी वो सुस्त थी। सुस्त का अर्थ है आलसी या कमज़ोर। तो लेखक कह रहा है कि हमारी जो तबीयत थी उस समय सुस्त थी और मौसम में उमस था। उमस का अर्थ है जैसे हवा बंद हो जाता है और काफ़ी गर्मी होने लगता है तो उमस जैसे फील होता है, महसूस होता है, उसी को लेखक यहाँ पे बता रहा है। 2 घंटे बाद दूसरी लारी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न यहाँ पे बदन लिखा है तो ये थोड़ा गलत है, तो ध्यान रखिएगा, प्रसन्नवद होगा। शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि 2 घंटे बाद दूसरी लारी आई। लारी का अर्थ है गाड़ी या जो यात्रियों को बैठाकर ले जाता है उसे भी गाड़ी कह सकते हैं, तो लारी कह सकते हैं, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो लेखक कह रहा है कि 2 घंटे बाद हम लोग इंतज़ार किए और दूसरी लारी वहाँ पे आकर रुकी और जब उसमें से हम लोगों ने देखा प्रसन्नवद शुक्ल जी को उतरते हुए। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताया गया है, केवल शुक्ल जी लिखा गया है शॉर्टकट में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो लेखक कह रहा है कि हम लोगों ने जब उस लारी से प्रसन्नवद शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। और लेखक यहाँ पे धन्यवाद दे रहा है कि हमारे पिछले जन्म के कोई पुण्य कर्म होंगे जिसके वजह से शुक्ल जी जैसा, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी मिला है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। लेखक कह रहा है कि हमें कौसानी आने के लिए इन्होंने ही हमें उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती, किसी भी प्रकार का थकान या किसी भी प्रकार का सुस्ती नहीं दिखाई पड़ रहा था और उन्हें देखते हमारी जो थकान थी वो सभी थकान काफूर हो गई, अर्थात रफू चक्कर हो गई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटका हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर। लेखक कह रहा है कि पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन कौन है, अर्थात शुक्ल जी के साथ में ये नए व्यक्ति कौन है। लंबा शरीर है, लंबा दुबला शरीर है, पतला सांवला इनका चेहरा है, बिल्कुल एमिल जोला सी दाढ़ी है। एमिल जोला जो ये नाम है, ये एक विश्वविख्यात उपन्यासकार हैं और साथ में ही ये एक पत्रकार भी हैं, तो इन्हें ध्यान में रखिएगा। लेखक जो व्यक्ति है शुक्ल जी के साथ, वो उस व्यक्ति का हुलिया बता रहे हैं और बता रहे हैं बिल्कुल एमिल जोला जैसा दाढ़ी है और ढीला ढाला पतलून है उनका। पतलून का मतलब आप लोग समझते होंगे पायजामा, और कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन है। जर्किन का अर्थ होता है चुस्त जैकेट या मिर्जई। तो और लेखक बता रहा है कि बगल में लटकता हुआ शायद वह थर्मस होगा या कैमरा होगा या बाइनाकुलर होगा। बाइनाकुलर के यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है ये, तो बाइनाकुलर का अर्थ होता है दूरबीन। तो लेखक अनुमान लगा रहा है कि शायद वो जो लटका हुआ बगल में उनके है, वो शायद थर्मस हो सकता है या कैमरा हो सकता है या फिर बाइनाकुलर हो सकता है। लेखक आगे बता रहा है कि और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। खासी का अर्थ है काफ़ी अच्छा और अटपटी का अर्थ है ऊट पटांग। तो लेखक यहाँ पे बता रहा है कि जो शुक्ल जी के साथ व्यक्ति था, वह उसकी जो चाल थी वो काफ़ी अटपटी चाल थी, अर्थात काफ़ी ऊट पटांग चाल थी उस बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। अब लेखक कह रहा है कि यह पतला दुबला और मुझ जैसा ही सीकिया। सीकिया का अर्थ है सीक सा पतला या बहुत कमज़ोर शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना। लेखक पहले बता रहा है कि यह पतला हुआ जो पतला व्यक्ति है, दुबला पतला व्यक्ति, इसकी जो चाल है, यानी कि ये जो है वो काफ़ी सीक के जैसे पतला है। और कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि इसका जो शरीर है वो सीक के समान पतला है और उस पर इसका झूमते हुए आना। मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो मेरी उत्सुकता को देख रहे थे और मैं उत्सुक था उन व्यक्तियों को देखने के लिए, उस व्यक्ति को देखने के लिए कि यह व्यक्ति कौन है और जानना चाहता था। तो मेरी उत्सुकता को देखकर शुक्ल जी कहते हैं कि ये हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं और इनका नाम है सेन और अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो कह रहे हैं कि इस सेन जी को अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। अब देखिए अकादमी क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। अकादमी जैसे पहले ज्ञान विज्ञान की उच्च जो संस्था थी उसे अकादमी कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक ने इसी शब्द का प्रयोग किया है। अब आगे देखते हैं। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियाँ बिता रहे हैं। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो सेन जी हैं इनको जो कृतियों पर इन पुरस्कार मिला है उसी रुपए से ये घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग एक साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में हम सभी मिल घुल गए, अर्थात एक साथ मिल घुल गए और इनका जो हृदय है वो कितना अच्छा है, कितना मीठा है, अर्थात ये स्वभाव के कितने अच्छे व्यक्ति हैं। वैसे उनके कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि उनके जो कर्तव्य थे या कारनामे हैं वो आगे देखने को मिले। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। अब यहाँ पे लेखक बता रहा है कि कोसी से जब बस चली तो रास्ते का जो दृश्य है वो सारा दृश्य बदल गया।
सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। लेखक कह रहा है कि सुडौल, सुडौल का अर्थ है सुंदर आकार वाला, अर्थात यहाँ पे लेखक कह रहा है कि सुंदर आकार वाले पत्थर जो थे और कल कल करती हुई कोसी थी, अर्थात कोसी में नदी या किनारा कुछ भी होगा वो कल कल कर रही थी। और किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव, जो उस कोसी के किनारे छोटे छोटे सुंदर गांव बसे हुए थे और वहाँ पे जो खेत थी वो काफ़ी मखमली दिखाई पड़ रही थी। कितना सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, और लेखक सोमेश्वर की घाटी को कहता है कि ये कितना सुंदर है, हरी भरी, और बिल्कुल हरी भरी है। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी, डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि छोटे छोटे पहाड़ी और डाक खाने और कभी कभी चाय की दुकानें दिखाई देती थी और कभी कभी कोसी या उसके गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल दिखाई पड़ रहे थे। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी, और जो सड़क है कहीं कहीं वो निर्जन, निर्जन का अर्थ है एकांत, जो सड़क थी वो कहीं कहीं एकदम निर्जन थी और जंगलों से होकर गुजर रही थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चलती जा रही थी। अब लेखक बता रहे हैं कि जो सड़क थी वो कहीं कहीं एकदम कंकरीली थी और एकदम रेंगती हुई अजगर की पीठ के समान दिखाई पड़ रही थी, अर्थात जो सड़क थी वो काफ़ी कंकरीली थी और धीरे धीरे उस पर बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तंद्रालस बना रहा था। लेखक कह रहा है कि रास्ता तो सुहावना था किंतु उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ है हल्की निद्रा या थकान भी दे रहा था, अर्थात जो रास्ता था उस पे बस जा रही थी और उससे हमें हल्का हल्का तंद्रालस महसूस हो रहा था, अर्थात कहे तो या हल्की निद्रा उनको महसूस हो रही थी या हल्का थकान महसूस हो रहा था। पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक हैं और कोसी से 18 मील चले आए। कौसानी सिर्फ 6 मील है, पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। लेखक कह रहा है यहाँ पर कि हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी, क्योंकि तब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक है और कोसी से 18 मील चले आए हैं और कौसानी सिर्फ 6 मील ही बचा है, और यह सब कहाँ गया जो अतुलित सौंदर्य के बारे में बताया जाता था। अतुलित का अर्थ है बिना तौला हुआ या बेहिसाब। लेखक कह रहा है कि जो बेहिसाब सौंदर्य है और जो जादू कौसानी के बारे में हमें बताया जाता था वो सब केवल सुनी सुनाई बातें थी लग रहा है ऐसा, क्योंकि वो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था। लेखक कह रहा है कि आते समय उन्हें एक मित्र ने बताया था कौसानी के बारे में कि ये काफ़ी सौंदर्यशाली है और कश्मीर के मुकाबले ये काफ़ी सौंदर्यशाली है, अर्थात ये कश्मीर के मुकाबले भी काफ़ी अच्छी है। और यहीं पर गांधी जी ने भी अनासक्ति योग जो अपना लेख है वो यहाँ पर बैठकर लिखा था। इन्होंने जो अनासक्ति योग है वो लिखा था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है, और गांधी जी ने भी कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास इस कौसानी में होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। लेखक कह रहा है कि ये जो नदी, घाटी और खेत या गांव हैं ये सभी सुंदर हैं,
लेकिन इतनी भी प्रशंसा के योग्य नहीं है जितना इन सब लोगों ने प्रशंसा की है। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आता गया त्यों-त्यों अधैर्य फिर असंतोष और अंत में क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। लेखक कह रहा है कि कभी हम अपना जो संशय है वो लेखक जो है वो शुक्ल जी हैं उनको बता रहा था और ज्यों-ज्यों हम कौसानी के नज़दीक आते जा रहे थे त्यों-त्यों मेरे मन में अधैर्य अर्थात आतुर से मेरा मन भर रहा था और मेरे मन में काफ़ी असंतोष थे और अंत में हम क्षोभ से भी भर गए और हमारे चेहरे पर भी ये क्षोभ, ये असंतोष, ये अधैर्य दिखाई देने लगा। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी इन प्रतिक्रियाओं पर जो हमारे चेहरे पर क्षोभ झलक रहा था, शुक्ल जी को इस पर क्या प्रतिक्रिया थी, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि शुक्ल जी की इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया थी, इस पर हमें कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा था। उनकी भावनाओं से स्पष्ट भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि वे बिल्कुल ही चुप थे और सहसा बस एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सोमेश्वर घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर, अर्थात शिखर का अर्थ है पहाड़ या कोई भी हो उसका या पर्वत हो उसकी चोटी को शिखर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही लेखक बता रहा है कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है और कौसानी से दूसरी ओर जो है वो ढाल फिर से शुरू हो जाती है। कोसी के अड्डे पर जाकर बस रुकी और कौसानी का जो बस अड्डा है वहाँ पर जाकर बस रुका। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान नहीं। और जब वहाँ पर बस अड्डे पर बस जाकर रुकी तो हम वहाँ से उतरे तो देखे बिल्कुल छोटा सा उजड़ा हुआ सा गांव है और बर्फ़ का कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि हमें उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग ठगे गए हैं, अर्थात हमें झूठी मूठी बात सुनाई गई है और जिससे हम प्रेरित होकर यहाँ पर आए हैं। कितना खिन्न था मैं। और लेखक कह रहा है कि उस समय मैं कितना खिन्न था, अर्थात कितना दुखी था, कितना उदास था। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वही पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। अब लेखक कह रहा है कि अन्न खाते हुए हम वहाँ से उतरे, उस बस से उतरे और जहाँ थे हम उतरकर बस से और जहाँ हम खड़े हुए थे वहीं पर खड़े रह गए, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति सा खड़े रह गए। स्तब्ध का अर्थ है क्षुब्ध होना या गतिहीन होना। तो यहीं पे लेखक यही कह रहा है कि हम लोग जब बस से उतरे तो पत्थर की मूर्ति की समान एकदम स्तब्ध खड़े ही रह गए। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। और लेखक बता रहा है कि उस समय जब हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे लगा कि कितना अपार सौंदर्य, कितना ज़्यादा सुंदरता वहाँ पर बिखरा पड़ा था उस सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर नहीं होगा, यहाँ पे कत्यूर होगा, टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रही है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। लेखक कह रहा है कि इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी जो घाटी छिपा रही है उसमें किन्नर और यक्ष केवल वास करते होंगे, अर्थात इसमें यक्ष और किन्नर जो है वही केवल रहते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी
हरे मखमली कालीन जैसे खेत, सुंदर और गेरू की सिलाएं। अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि 50 मील चौड़ी ये घाटी है और इस पे हरे और मखमली कालीन के जैसे जैसे कालीन बिछी हुई होती है वैसे ही लग रहा है। यहाँ पे खेत है और सुंदर और गेरू की सिलाएं हैं यहाँ पर, ये लेखक यहाँ पे बता रहा है। अब आगे देखेंगे। सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आकर आपस में उलझा जाने वाली बेल की लड़ियाँ सी नदियाँ। लेखक यहाँ पे बता रहा है कि सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर जो लाल लाल रास्ते बनाए गए हैं, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आस पास में उलझ जाने वाला एकदम बेल के समान लड़ियाँ वाली नदियाँ हैं वहाँ पे। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूख नहीं होगा, यहाँ पे लपेट लूँ होगा और आँखों से लगा लूँ। लेखक कह रहा है कि मेरे मन में उस समय आ रहा था कि बेसाख्ता का अर्थ है अति शीघ्रता से या अपने आप या स्वाभाविक रूप से। तो लेखक कह रहा है कि उस समय मेरे मन में एक बात आई कि इस लड़ियों को उठाकर अपनी कलाई में बांध लूँ और आँखों से लगा लूँ। यही लेखक यहाँ पे बता रहा है। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। और लेखक कह रहा है कि अकस्मात का अर्थ है अचानक या एकदम। कह रहा है कि अकस्मात अर्थात अचानक से ऐसा लग रहा था कि हम दूसरे लोक में या दूसरे ग्रह में चले गए हैं। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक की लगा इस धरती पर तो जूते उतारकर पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। अब लेखक वहाँ के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है कि इतना सुकुमार अर्थात इतना कोमल और इतना मतलब सुंदर है वहाँ का दृश्य और इतना सजा हुआ दिखाई दे रहा है और इतना निष्कलंक है। अर्थात निष्कलंक का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का कलंक न हो। और वहाँ की धरती जो थी वो काफ़ी साफ़ सुथरी दिखाई मालूम हो रही थी और उनके मन में ये हो रहा था कि जूते उतारकर और पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि ज्यों ही मेरी नज़रें इस घाटी को पार किया, तहाँ से ये हरे खेत और नदियाँ और ये जो वन क्षितिज है इनके धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे और वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। और मुझे ऐसा लगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि लेखक जब इन नदियों, वन क्षितिज और धुंधलेपन नीले कोहरे को जब देखते हुए आगे बढ़ता है तो उसे छोटे छोटे पर्वतों का भी आभास होता है। ऐसा लगता है कि इसके आगे छोटे छोटे पर्वत भी होंगे। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। और लेखक कह रहा है कि इसके बाद केवल बादल थे और फिर कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। अब यहाँ पे लेखक कह रहा है कि कुछ समय अर्थात कुछ समय तक के लिए हमारी निगाहें उन बादलों में भटकती रही और अकस्मात अर्थात अचानक से फिर एक हल्का सा झटका लगा। अर्थात विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य या अचंभा। अर्थात हमें आश्चर्य हुआ कुछ समय बाद हल्का सा और मन में धक्का सा लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है। लेखक कह रहा है कि इन
धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। अटल का अर्थ है अचल है या नित्य रहने वाली है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद न रुपहला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता है। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि यह छोटा सा जो बादल के टुकड़ा है वह ऐसा लग रहा है कि इसका रंग कुछ अलग टाइप का है, अर्थात यह कुछ अजब सा है। और इसका रंग ना सफ़ेद है और ना ही कोई रुपहला रंग है और ना ही हल्का नीला है, पर ये तीनों का आभास दे रहा है। अर्थात ये ना सफ़ेद मालूम पड़ रहा है, ना रुपहला मालूम पड़ रहा है, ना हल्का नीला मालूम पड़ रहा है, इन तीनों का मिश्रण मालूम पड़ रहा है। लग रहा है कि ये तीनों रंग एक ही में मिले हुए हैं। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है? जी हाँ, हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? लेखक कह रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये तो बर्फ़ नहीं है, लेकिन ये है क्या चीज़? अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। अब लेखक कह रहा है कि अकस्मात अर्थात अचानक से बिजली जैसे चमकती है, वैसे ही मेरे मन में ये विचार कौंध उठा, अर्थात ये मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हो गया कि अरे यही घाटी है जिसके पार अर्थात जिसके बाद यह नगाधिराज पर्वतराज हिमालय है। नगाधिराज हिमालय पर्वत की उपाधि है, अर्थात हिमालय पर्वत को नगाधिराज कहा जाता है और पर्वत सम्राट भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो हिमालय पर्वत है वो सभी पर्वतों का राजा है। तो यही यहाँ पर लेखक बताने का प्रयास कर रहा है। इन बादलों ने उसे ढाक रखा है, वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। लेखक कह रहा है कि इन बादलों ने उस हिमालय पर्वत को ढाक रखा है और वैसे ये सामने क्या है? लेखक के मन में ये उत्पन्न हो रहा है कि ये सब सामने क्या है और उसका एक छोटा सा कोई बाल स्वभाव वाला शिखर तो नहीं है जो बादलों की खिड़की से झांक रहा है। अर्थात लेखक कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा पर्वत कुछ दिखाई दे रहा है और ऐसे लग रहा है कि कोई पर्वत का छोटा सा बालक हो जो खिड़की से बादलों रूपी खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा बर्फ। अब लेखक कह रहा है कि मैं हर्षातिरेक का अर्थ है हर्ष की अधिकता। तो लेखक कह रहा है कि मैं हर्ष के मारे उल्लास के मारे चीख उठा कि बर्फ है वह देखो। शुक्ल जी सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। अब लेखक कह रहा है कि मैं जब उन्हें दिखाया कि वह देखो, तो शुक्ल जी और जो उनके साथ आए थे सेन, उन्होंने भी देखा, किंतु अकस्मात अर्थात अचानक से फिर वह लुप्त भी हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया, खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े। और ऐसा लगा, लेखक कह रहे हैं कि लेखक थोड़ा सा यहाँ पे पर्वत का मानवीकरण कर दिए हैं कि जैसे छोटा सा कोई पर्वत है वह झांक रहा है बादलों रूपी खिड़की से, और ऐसा लगा कि और उसे उसके परिवारजन देख लेते हैं तो उसे अचानक से खिड़की के अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही लेखक बता रहा है कि अंदर खींच लिया और खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर न पड़े। चलिए अब आगे देखते हैं। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया था। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि एक क्षण के लिए वो हिम दर्शन अर्थात हिमालय पर्वत जब हम लोगों ने देखा तो लग रहा था कि हमारे जान में जान आ गया है। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छू मंतर हो गई। और लेखक कह रहा है कि सारी खिन्नता जो थी, सारी उदासी थी, सारी चिंताएं थी, सारी जो निराशाएं थी वो और जो थकावट थी जो सारी, वो सभी एक ही पल में छू मंतर हो गया, अर्थात रफू चक्कर हो गया। हम सब आकुल हो उठे और हम सब आकुल हो उठे, व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा निरावृत।
असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब तक सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। लेखक कह रहा था कि अभी अभी ये बादल सभी छट जाएंगे और फिर हिमालय जो है वो हमारे सामने एकदम निरावृत अर्थात बिना ढका हुआ, निरावृत का अर्थ है बिना ढका हुआ, एकदम आवृत हो जाएगा। और जो इसकी असीम सौंदर्य है, सौंदर्य राशि है अर्थात सौंदर्य से भरा हुआ जो इसका असीम दृश्य है वो हमारे सामने अपना घूंघट खोल के अर्थात अपना घूंघट धीरे से खिसका के हमारे सामने आ जाएगा। और तब लेखक कह रहा है और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह से धड़क उठेगा। धड़क उठेगा नहीं, यहाँ पे उस समय लेखक का दिल धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। लेखक कह रहा है कि जो शुक्ल जी थे वो एकदम शांत थे और कभी कभी मेरे तरफ देखते थे तो केवल थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौशानी आया अभी नहीं और मुंह लटका लिया। लेखक कह रहा है कि जैसे शुक्ल जी मेरे तरफ देख रहे थे और थोड़ा सा मुस्कुरा दे रहे थे, इसका अभिप्राय यह था कि वह मुझे उत्तर दे रहे हैं कि तुमने अभी कौशानी आया ही नहीं था कि तुम एकदम मुंह लटका के खड़े हो गए थे। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। लेखक कह रहा है कि अब मुझे यहाँ का जादू समझ में आया। और डाक बंगले के जो खानसामा था, खानसामे का अर्थ है यहाँ पे जो दूसरे घर रसोई बनाता है ना उसे खानसामा बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है लेखक कि डाक बंगले के खानसामे ने आकर मुझे बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। और आगे देखिए, 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने को हो रहे हैं। अब लेखक कह रहा है कि 14 टूरिस्ट यहाँ पे अंग्रेजी शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है पर्यटन। तो लेखक कह रहा है कि वो खानसामा कह रहा है कि 14 टूरिस्ट आकर यहाँ पर हफ्ते भर रहे किंतु बर्फ़ नहीं दिखी थी। आज आपके आते ही आसार खुलने को हो रहे हैं, अर्थात आज आप जैसे ही आए यहाँ पर तो सारा दृश्य अद्भुत हो गया और बर्फ़ भी दिखाई देने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। लेखक कह रहा है कि जो हम लोगों ने सामान लिया था वो सभी रख दिया गया किंतु बिना चाय पिए ही हम लोग सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक अर्थात बिना पलके झपकाए ही देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अब लेखक कह रहा है कि बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे अर्थात बादल धीरे धीरे छट रहे थे और एक एक करके नए नए शिखरों अर्थात नए नए हिम शिखर दिखाई पड़ रहे थे, अनावृत हो रहे थे। अनावृत का अर्थ होता है जो ढका या ढका हुआ न हो, आवृत हो, उसे ही कहते हैं। और फिर सब कुछ खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। लेखक कह रहा है कि फिर सब कुछ खुल गया और बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ जो रहस्यमयी एवं रोमांचक श्रृंखला थी वो सब दिखाई पड़ रही थी। और लेखक कह रहा है आगे, हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी यह अगर बता पाता तो यह खरोच यह पीर ही क्यों रह गई होती। लेखक कह रहा है कि हमारे मन में जो विचार आ रहे थे, जो भावनाएं उठ रही थी, अगर उन विचारों को हम व्यक्त कर पाते, बता पाते तो हमारे मन में यह खरोच ये पीर रह ही क्यों गई होती अर्थात नहीं रही होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था
कि जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे। और आगे देखेंगे यहाँ पे लेखक बता रहा है कि सिर्फ जो धुंधला सा संवेदना था वह अवश्य हमारे मन में था, और जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की जो शीतलता थी वह माथे को छू रही थी और संघर्ष के सारे जो अंतर्द्वंद थे वो सारे ताप, और आगे देखेंगे, नष्ट हो रहे हैं। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि वो सारी संवेदनाएं, सारी अनुभूतियाँ नष्ट हो रही हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था। लेखक कह रहा है कि क्यों पुराने जो साधना करने वाले थे, पुराने जो लोग थे, साधक थे, वे दैविक और भौतिक कष्टों को ही ताप कहा है, और उसे शामित यहाँ पे नहीं रहेगा, नष्ट होगा। और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। लेखक कह रहा है कि जो दैविक और भौतिक कष्ट हैं उसे जो पुराने साधक थे वो सभी इसे ताप कहते थे, अर्थात जो दैहिक और भौतिक कष्ट हैं उसे ताप कहा गया है, और उसे शांत करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए वे सभी हिमालय जाते थे। यह मेरी समझ में पहली बार आया है। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। अब लेखक कह रहा है कि और अकस्मात, अचानक से दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर, अर्थात मेरे मन के सतह पर एक दूसरा तथ्य उदित हुआ। कितनी पुरानी है यह हिम राशि। लेखक कह रहा है कि कितनी पुरानी यह हिम राशि है जो इस हिमालय पर्वत पर जमी है। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत और अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत है, अर्थात हमेशा रहने वाला है, और ये अविनाशी है, अर्थात ये कभी नष्ट नहीं होने वाला हिम है, और इन शिखरों पर जमी रहता है, अर्थात यह जो हिम राशि है वह इन शिखरों पर हमेशा शाश्वत रहती है, अर्थात हमेशा जमी रहती है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। लेखक कह रहा है कि कुछ विदेशियों ने आकर यहाँ पर इस हिमालय की बर्फ को कहा है कि चिरंतन हिम है। चिरंतन का अर्थ है बहुत दिनों से चला आता, या बहुत दिनों से चला आता रहने वाला, पुरातन, इसे कह सकते हैं चिरंतन को। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि जो विदेशी आते हैं यहाँ पर, इस हिम को चिरंतन हिम कह के जाते हैं। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। अब लेखक कह रहा है कि सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और सुदूर, अर्थात बहुत दूर, शिखरों और दर्रों और ग्लेशियरों पर ढाल और घाटियों की क्षीण आभास मिलने लगा था, अर्थात क्षीण का अर्थ है जिसका क्षय हुआ हो या कमज़ोर या निर्बल। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि उस दर्रे और ग्लेशियर और घाटियों का थोड़ा थोड़ा आभास मिल रहा था हमें। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अंततः अनंत काल से इन सूने बर्फ के ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अधड़ हूँ करते हुए बहते रहते हैं। अब लेखक कह रहा है, सोच रहा था, उसके मन में ये विचार आ रहा था कि पता नहीं कभी इन पर मनुष्य के चरण पड़े भी होंगे या नहीं, अर्थात लेखक कह रहा था कि पता नहीं कभी इन पर मनुष्य गए भी होंगे या नहीं, या फिर ये अनंत काल से ऐसे ही सूना पड़ा हुआ है और इस बर्फ़ के ढके जो दर्रे हैं उसमें सिर्फ बर्फ़ के ही
अधड़ और हूँ हूँ करते हुए बहते हैं, अर्थात सिर्फ बर्फ ही इसमें बहते रहते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। लेखक कह रहा है कि सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे जो ग्लेशियर थी वो सब पिघलने लगी और केसर बहने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। लेखक कह रहा है कि जो बर्फ़ है वह कमल के लाल फूलों में बदलने लगी और जो घाटियाँ है वो पीली हो गई, और अंधेरा होने पर हम लोग उठे और मुंह हाथ धोने लगे और चाय वो पीने लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। लेखक कह रहा है कि सब लोग चुपचाप थे, एकदम गुमसुम, जैसे सबका कुछ न कुछ छिन गया हो, या शायद सबको ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर ही अंदर मिल गया हो और उसे वो समेट रहे हों, सहेज रहे हों, और सब इसी में आत्मलीन हो गए, अपने में लीन हो रहे थे सब लोग। थोड़ी देर में चाँद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था। लेखक कह रहा है कि थोड़ी देर में चाँद निकल आया और हम सभी बाहर निकले, और इस बार सब जो वस्तुएं थी हर जगह शांत एकदम मालूम पड़ रहा था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया, और लेखक कह रहा है कि सब चीज़ शांत हो गया था, जैसे लग रहा था कि जो हिमालय है, जो हिम है, वो सो रहा हूँ, और थोड़ा सा मैं क्या किया, आराम कुर्सी पर बैठ गया, लेट गया। यही बता रहा है लेखक इसमें। और यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। अब लेखक फिर आराम कुर्सी खींच कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मेरा जो मन है वह इतना क्यों कल्पनाहीन हो रहा है। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा, और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी तो नहीं जानता। लेखक कह रहा है कि इस हिमालय पर्वत को देखकर कितने कवियों ने, कितने लेखकों ने क्या क्या नहीं लिखा, किंतु मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति भी नहीं लिख पा रहा है और एक शब्द भी नहीं जानता है इस पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। लेखक कह रहा है किंतु कुछ नहीं, ये सभी बातें, ये सभी पंक्ति लिखना या फिर जो भी है, ये इस हिम सम्राट के आगे कितना छोटा लग रहा है, ये लेखक इसमें बता रहा है। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। लेखक कह रहा है कि मेरे मन के अंदर जो बादल थे, ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है। अब लेखक यहाँ पे कह रहा है कि मेरे मन में कुछ ऐसा लगा कि शिखर छट रहे हैं, जो इस पे घटा छाई हुई है वो सब छट रहा है, और मेरे मन में इस शिखरों की प्रकृति की ही भांति थोड़ा सा ऊंचाई पर उठने का चेष्टा कर रहा है। यहाँ पर लेखक बता रहा है कि हिमालय जो है वो हमें भी सीख दे रहा है कि हमें भी उसके तरह ऊंचा उठना चाहिए, ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके, ताकि जो हिमालय पर्वत है, जितना शिखर पर, जितना ऊंचाई पर वो है, उतना ऊंचाई पर हम हो जाए और उससे तब अच्छे से हम मिल सकें। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है, और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो हिमालय है वो मेरे बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है, और मुझे छोटा भाई समझकर नीचे खड़ा हुआ देखकर थोड़ा, और मुझे कुंठित देखकर
और लज्जित देखकर थोड़ा सा मुझ में उत्साह भर रहा है और स्नेह भरी चुनौती दे रहा है, अर्थात स्नेह के साथ मुझे चुनौती दे रहा है कि तुम्हारे अंदर यदि हिम्मत है, जज्बा है, तो मेरे जितने ऊंचे उठकर दिखाओ, मेरे जितने ऊपर उठकर दिखाओ। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई। लेखक कह रहा है और सहसा सन्नाटा तोड़कर जो सेन थे वो रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठे और जैसे तंद्रा टूट गई। अर्थात लेखक कह रहा है कि उस समय जितना भी सन्नाटा छाया हुआ था, वो जब पंक्ति अपने गुनगुनाए तो वो सारा सन्नाटा छट गया, दूर हो गया है। और हम सक्रिय हो उठे, अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। लेखक कह रहे हैं कि जब वह कुछ रविंद्र जी की पंक्ति गुनगुनाए तो हम वहाँ का सन्नाटा टूट गया और हम सभी सक्रिय हो उठे और हमारे अंदर अदम्य शक्ति अर्थात प्रबल या प्रचंड शक्ति और उल्लास का अर्थ है खुशी या हर्ष या उमंग और आनंद जैसे हम में छलक उठा, अर्थात हम में विस्फोरित हो गया। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जब वह गुनगुनाए तो हम सक्रिय हो गए और हमारे अंदर प्रचंड शक्ति और आनंद अनुभूति हो रहा था और खुशी या उमंग अनुभूति हो रहा था। सबसे अधिक खुश या सेन बच्चों की तरह चंचल चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडरस्ट्रक है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि जो सेन थे वो सबसे अधिक खुश थे या सेन बच्चों की तरह चंचल थे और चिड़ियों की तरह चहकते हुए बोले कि भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक है कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। वंडर स्ट्रक का अर्थ होता है अबाक या हक्का बक्का या दंग होना। तो यहाँ पे सेन साहब जो है वो वंडर स्ट्रक कह रहे हैं कि हम अवाक हो गए हैं इस दृश्य को देखकर कि भगवान ने यहाँ पर क्या क्या करतूत इस हिमालय में मतलब रचा है या इस हिमालय में कितनी सारी खूबियाँ हैं, इस बात को ये व्यक्त कर रहे हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वही शीर्षासन करने लगा। लेखक कह रहे हैं कि इन बातों को सुनकर हमारी हंसी खूब जोर थी किंतु धीरे धीरे ठंडी हो पाई थी कि अचानक से वह शीर्षासन करने लगे, अर्थात अचानक से वह फिर से एक नया करतब दिखाने लगे। पूछा गया तो बोला हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेंगे। अब उनसे पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हम नए पर्सपेक्टिव से ये इस हिमालय को देखेंगे, अर्थात पर्सपेक्टिव का अर्थ होता है किसी वस्तु या पदार्थ या मत या मूल्य आदि को देखने का एक दृष्टिकोण होता है, उसे कहते हैं पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ये काफ़ी कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं सेन साहब। तो लेखक आगे बता रहा है कि बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज़ हैं और कहने लगा ओ सब जीनियस लोग, सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। और बाद में यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सेन साहब के बारे में मुझे बाद में मालूम चला कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज़ है और कहने लगे कि वो सब जीनियस लोग हैं जो सिर के बल खड़ा होकर दुनिया देखा करते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है। और सेन साहब कहते हैं कि इसी से हम भी सिर के बल इस हिमालय को देखते हैं। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे जहाँ गोमती बहती है। और लेखक कह रहे हैं कि दूसरे दिन हम लोगों ने घाटी में उतरकर 12 मील दूर चले और वहाँ पर बैजनाथ पहुँचे जहाँ गोमती नदी बहती हैं।
गोमती की उज्ज्वल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो गोमती नदी है उसमें जो गोमती नदी की जो उज्ज्वल राशि है, सफ़ेद जल राशि है, उसमें हिमालय की जो बर्फीली चोटी है उसकी छाया तैरती हुई दिखाई दे रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर भेंटा उसमें डूबा रहा। लेखक कह रहा है कि पता नहीं उन शिखरों पर कब मैं पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हम हिमालय से जी भर भेंटा उसमें डूबा रहा। अर्थात जो हिमालय की जो शिखर थी वह उस जल राशि में दिखाई दे रही थी और उसमें मैं डूबकर उस हिमालय से जी भर भेंट किया। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता का ही बहाना है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि आज यदि उसकी याद आती है तो मन मेरा पिरा उठता है, और कल जैसे ठेले पर बर्फ को देखा मैंने और मेरे मित्र उपन्यासकार जिस प्रकार स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को मैं भली भांति समझ रहा हूँ। और ये सब जितनी सारी बातें हैं वो उन बर्फ को, उन स्मृतियों को भूलने का सिर्फ एक बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाले बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। लेखक यहाँ पे कह रहा है कि बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार मुझे बुलाती हैं, अर्थात उनकी बार बार याद आती है, और हम ऐसे हैं कि ठेले पर लदे हुए, चौराहों पर जाते हुए लदकर ठेले पर निकलने हुए जो बर्फ की सीलें हैं उसे ही देखकर अपना मन बहलाया करते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कबहू कहो यही रहूँगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा। वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर लेखक यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय है उससे घिरे हुए। यहाँ पे लेखक के कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि वह जो ठेलों पर लदी हुई बर्फ़ की शिलाएं हैं उसे देखकर यह अपना मन बहलाया करते हैं, और किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हुए हिमालयों को घिरकर देखते हुए तुलसी ने कभी कहा था कि कबहू हो यही रहनी, अर्थात क्या कभी मैं ऐसे ही यहाँ पर रह सकूँगा। वास्तविक ये है कि हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जो तुलसीदास जी हैं वे मतलब अपने मन में सोचते हैं और कहते हैं कि क्या कभी मैं इस हिमालय की शिखरों पर, इन ऊंचाइयों पर रह सकूँगा। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा। लेखक कह रहा है कि कभी मन में आता है कि मैं हिमालय को लिखकर संदेशा भेजूं कि नहीं बंधु, नहीं मित्र, मैं आऊँगा, मैं फिर लौट कर वही आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेखक कह रहा है यहाँ पे कि कभी कभी जी करता है कि मैं हिमालय को चिट्ठी लिखूं और उसे संदेशा भेजूं कि नहीं बंधु, नहीं मित्र, मैं फिर लौट कर आऊँगा, और वही ऊंचाई जो है वह मेरा आवास है, मेरा निवास स्थान है, और वहीं पर मेरा मन भी रमता है। लेकिन लेखक बाद में कहता है कि मैं करूँ तो करूँ भी क्या। दोस्तों, इस प्रकार धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय शीर्षक समाप्त होता है।
दोस्तों आपको यह पार्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।